नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। कहां तक हमने डिस्कस कर लिया था? तो भाई हिटलर के बारे में बात हो रही थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने कैंपेन्स को किस तरीके से प्लान कर रहा था, उसके बारे में बात हो रही थी। यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाजिज्म वो फिलॉसफी जो कि हिटलर ने प्रोपोगेट की थी, प्रमोट की थी, और कहीं ना कहीं उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो रहे थे। कहीं ना कहीं पूरा जर्मनी इस फिलॉसफी को मानने लगा था। इनका क्या एम था? इनका एम था कि एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें प्योर जर्मन्स होंगे, मतलब प्योर लीनिएज में इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आप समझिए बात को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक कंट्री है। इंडिया में हम लोग रह रहे हैं। हमारी रेस, अब देखिए, बहुत अलग अलग रेस हैं। मान लीजिए कुछ आर्यंस हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए तो द्रविडियंस हैं। तो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको द्रविडियन रेस का बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको आर्यन रेस का बोला जाता है। हालांकि आर्यन रेस के ओरिजिन्स और द्रविडियन रेस के ओरिजिन्स अभी भी क्लियर नहीं है, बट लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक नॉर्थ इंडियन लड़के की शादी किसी साउथ इंडियन लड़के से होती है, या मान लीजिए किसी नॉर्थ इंडियन लड़की की शादी किसी साउथ इंडियन लड़के से होती है, तो आप कह सकते हो कि ये जो शादी है, इट इज अ मैरिज बिटवीन टू डिफरेंट रेसेस। या मान लीजिए कि कोई नेग्रिटो रेस का कोई लड़का आता है और वो किसी इंडियन लड़की से शादी करता है, तो यहां पे रेस की इंटरमिक्सिंग हो रही है। कोई यूके की लड़की इंडिया के किसी लड़के से शादी होती है, तो रेस की इंटरमिक्सिंग हो रही है। आप समझ रहे हैं यहां पे? तो जो रेस की इंटरमिक्सिंग होगी वो अगली, आप कह सकते हो, पीढ़ी में ट्रांसफर होगी। जो बच्चा होगा उसके अंदर दोनों रेसेस के गुण होंगे। नाजीज ने क्या बोला? नाजीज ने बोला कि ये जो हमारी जर्मन आर्यन रेस है, ये प्योर रेस है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और अगर उन्होंने ये बोल दिया किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी किसी और रेस के बंदे का वहां पे जगह नहीं है। क्योंकि कोई और रेस का बंदा होगा तो इंटरमिक्सिंग होगी ही। किसी ना किसी लड़की को किसी ना किसी लड़के से प्यार हो ही जाएगा। तो आर्यंस ने, सॉरी, ये हिटलर ने और नाजिज्म ने क्या तरीका निकाला इसका कि भाई जो दूसरी रेसेस है उनको एलिमिनेट कर दो। तो और खासकर उन रेसेस को जो कि इंफीरियर है। तो कहने का मतलब यह था कि हमको प्योर जर्मन्स चाहिए और फिजिकली काबिल जर्मन्स चाहिए। जो अनडिजायरेबल हैं उनको हम लोग फिजिकली एलिमिनेट कर देंगे। आप समझिए, यहां पे अनडिजायरेबल को फिजिकली एलिमिनेट कर देंगे। नाजीज को एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जहां पे प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। और ये वो लोग हैं जो कि डिजायरेबल मानने चाहते हैं, यानी कि वो लोग जो प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉस्पर कर सकते हैं, जो कि जर्मन अंपायर के आगे बढ़ाने में एक प्रॉपर रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हीं को रहने का हक है। जो एबनॉर्मल है, जो इम्प्योर है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो एबनॉर्मल में देखो, इम्प्योर में आ जाएंगे जो प्रॉपर जर्मन आर्यन रेस के नहीं है, या फिर मान लीजिए कि कोई जर्मन फादर और किसी और ज्यू मदर से पैदा हुआ जो बच्चा होगा उसको इम्प्योर माना जाएगा, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, एबनॉर्मल को एलिमिनेट कर देंगे। इनफैक्ट जो जर्मन नॉर्डिक रेस के क्रिपल्ड लोग थे, जो कि फिजिकली एफिशिएंट नहीं थे, जिनके हाथ पांव नहीं है या कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है, होता है, नॉर्मली हो जाता है, जिनको इंडिया में दिव्यांग बोलते हैं हमारे मोदी साहब, उनको एलिमिनेट करो। ये सीधा सीधा हिसाब था। और यूथेनेसिया प्रोग्राम चलाया था हिटलर ने। यूथेनेसिया प्रोग्राम में जो नाजी ऑफिसर्स थे, जिसमें हेलमत के फादर भी थे, हेलमत से कहानी शुरू हुई है इस चैप्टर की। तो अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे, पहले की वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, तो एक बार जाके देख लीजिए। तो हेलमत के फादर और जो दूसरे नाजी ऑफिसर्स थे जो कि हिटलर के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जर्मन्स को मारा जो कि मेंटली या फिजिकली अनफिट थे। वो खुद नॉर्डिक आर्यन रेस के थे बट मेंटली अनफिट थे, पागल थे दिमाग से या बॉडी से, अनफिट थे, डिसेबल्ड थे, तो उनको मार दिया। अब यहां पे ज्यूस को अनडिजायरेबल माना जाता था, बट ज्यूस एक अकेली ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसको अनडिजायरेबल माना जाता था। जिप्सीज को भी अनडिजायरेबल माना जाता था। अब आप बोलोगे जिप्सीज कौन है? जिप्सी, देखिए, यूरोप में जो नोमैडिक कम्युनिटी है ना, इसको आप बोलते हो जिप्सी। नोमैडिक कम्युनिटी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी इन्वॉल्व है। तो जिप्सीज, एक्चुअली मैं आपको एक और बात बता दूं, जिप्सीज इंडिजीनियस नहीं है आपके यूरोप में। जिप्सीज ने यूरोप में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में एंट्री मारी है। और जिप्सीज का जो ओरिजिन बताया जाता है, जो इंडिया का पंजाब का इलाका है ना, वहां से बताया जाता है। देखिए, यहां पे भी जिप्सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये एक कम्युनिटी है जो कि नोमैडिक कम्युनिटी है। दो जो मेन नोमैडिक कम्युनिटी है जिप्सीज की यूरोप में, एक है सिंटी, एक है रोमा। इनके ओरिजिन्स इंडिया में भी हैं। ठीक है, तो ये जिप्सीज के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो भाई जिप्सीज को भी यहां पे परसिक्यूट किया है जर्मन्स ने, और ब्लैक्स को भी परसिक्यूट किया गया, क्योंकि इनको रेशियल इंफीरियर माना गया है।
मतलब इनको निचली रेस का माना गया। निचली रेस का माना गया तो भाई अगर आज निचली रेस का बंदा टॉप की रेस के लोगों के साथ रहता है तो रेस इंटरमिक्सिंग का डर है, तो सीधी बात क्या है, इनको परसिक्यूट कर दो। अब आप बोलोगे कि परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, तो भाई परसिक्यूशन का मतलब है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजन। कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसको एलिमिनेट कर दो। रशियंस को और पोल्स को, पोल्स मतलब जो कि पोलैंड में रहते थे, इनको भी सब ह्यूमन माना गया, इनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्युपाई किया, जर्मनी ने रशिया के कुछ हिस्से को ऑक्युपाई किया, वहां पे सिलिवियंस को स्लेव लेबर बना दिया। बहुत सारे लोग जिनको, अब देखिए सबको तो नहीं मारेंगे, ठीक है, कुछ लोगों से तो इंडस्ट्री में भी काम करवाना ना कोई तो गंदे संदे काम करने के लिए होना चाहिए ना। तो जिस जिस जगह पे जाके ये लोग कैप्चर करते थे, वहां पे जो वहां की कम्युनिटी के लोग होते थे या फिर वहां के जो इंडिजीनियस लोग होते थे, इनको ये अपना गुलाम बना लेते थे, स्लेव लेबर बना लेते थे, और इतना बुरी तरीके से काम कराते थे कि कुछ लोग की तो हार्ड वर्क और भूख लगने की वजह से मौत हो जाती थी। यहां पे एक फोटो दिखाई देगी आपको, देखिए जर्मन पुलिस खड़ी हुई है और यहां पे जर्मन पुलिस खड़ी हुई है, ये सब लोग हैं, ये एक्चुअली में जिप्सीज हैं। इनको ऑस्टविच लेके जाया जा रहा है 1943-44 में, और मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे इनको ले जाके गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया होगा। इस हिसाब की क्रूएल जर्मन सोसाइटी थी उस समय की। सोचिए ये जो वीमार रिपब्लिक बना था ये डेमोक्रेसी बनी थी, और हिटलर ने इसको क्या बना दिया, हिटलर ने क्या बोला कि मैं करूंगा, उसने बनाया क्या। जो सबसे ज्यादा सफर किया था नाजी जर्मनी में वो थे ज्यूस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, इससे मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे जो भी लेक्चर्स में करंट अफेयर से रिलेटेड बनाता हूं, देखिए एनसीईआरटी की पीडीएफ की कोई जरूरत है नहीं, रीजन बीइंग एनसीईआरटी की बुक्स फ्रीली अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट में, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं, नाजीज ज्यूस से बहुत नफरत करते थे। कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ज्यूस से नफरत करता था। एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी है ज्यूस की तरफ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्राइस्ट को मारने वाले जो लोग थे वो ज्यूस थे। अब देखिए दोस्तों, किसी एक धर्म के, मान लीजिए किसी एक तबके ने किसी एक धर्म के गुरु को मार भी दिया, तो मान लीजिए जीसस क्राइस्ट को ज्यू कम्युनिटी के कुछ लोगों ने मार दिया, तो क्या सारे ज्यूज रिस्पॉन्सिबल हो गए उस एक्ट के लिए? यहां पे क्या करा हो रहा है कि ज्यूस को, मतलब सारे ज्यूस को क्रिश्चियन, मतलब जीसस क्राइस्ट की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, और इसीलिए क्रिश्चियंस और ज्यूस में भी एक नफरत सी है, ठीक है ना। तो यहां पे ज्यूस को स्टीरियोटाइप किया गया था कि भैया जीसस क्राइस्ट को मारने वाले लोग हैं यूसुरर्स हैं। यूसुरर्स मतलब वो लोग जो कि पैसा उधार पे बांटते हैं बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे। तब यहां पे ज्यूस की हालत बहुत खराब थी। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिटलर के समय पे ही ज्यूस परेशान हुए, ज्यूस बहुत पहले से परेशान रहे। मीडियल टाइम से ज्यूस को किसी भी जगह पे लैंड नहीं ओन करने दिया गया। ज्यूस ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग क्लास को बिलोंग करते थे, बहुत ही दिमाग, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं ये ज्यूस। तो कहीं ना कहीं बहुत पैसा कमाया इन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत अमीर बने, लेकिन इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ज्यूस को, ज्यूस को हमेशा आइसोलेट किया गया है, अलग किया गया है, इसीलिए ये अलग इलाके में रहा करते थे जिसको बोला जाता था घेटोस। अक्सर कर इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता था, इनको इनकी जमीनों से निकाल दिया जाता था। और हिटलर के लिए अंदर जो घृणा थी ज्यूस के लिए वो तो हद ही से ज्यादा थी। हिटलर की जो घृणा थी ना ज्यूस की तरफ, वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस पे डिपेंड करती थी। स्यूडो साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? स्यूडो साइंटिफिक मतलब वो चीजें जो कि एक इंसान बता रहा है कि हाँ भाई साइंस के हिसाब से सही है, हाँ भाई फैक्ट के हिसाब से सही है, बट एक्चुअली में वो साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से सही नहीं है, साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से सही नहीं है। तो हिटलर जो साइंटिफिक फैक्ट्स का उदाहरण लेके ज्यूस से नफरत करता था, एक्चुअली में वो साइंस सही ही नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से ज्यूस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था हिटलर के द्वारा, नाजिज्म फिलॉसफी के द्वारा। तो जो साइंस ये नाजिज्म की फिलॉसफी वाले और हिटलर लगा रहा था, एक्चुअली में जो वो साइंस थी वो गलत थी, ठीक है ना भाई। अब यहां पे बात आई कि एक बार नाजिज्म की थ्योरी मानने वालों ने, हिटलर की थ्योरी मानने वालों ने बोला कि भाई ये जो रेस है ये इंफीरियर है, इसको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। तो अब रेस को सेग्रीगेट कैसे करोगे? दो तरीके हैं, या तो आप इस रेस को बिल्कुल ही अलग कर दो, लेकिन हिटलर ने बोला कि ठीक है भाई, इस रेस को हम अलग नहीं कर सकते, इस रेस को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो ये इंटरमिक्स होंगे ही होंगे, ये हमारे साथ घुलेंगे मिलेंगे ही, तो सबसे बेटर है इनको एलिमिनेट कर दो। हिटलर ने बोला
कि अगर ये रेस हमारे साथ रहती है तो 100% कहीं ना कहीं मिक्सिंग होगी, कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी लड़के से प्यार करने लगेगा, तो किसी ना किसी ज्यू लड़की का किसी आर्यन लड़के के साथ प्यार हो जाएगा, या किसी ज्यू लड़के का किसी आर्यन लड़की के साथ प्यार हो जाएगा, तो इंटरमिक्सिंग तो होने लगेगी। तो हिटलर ने बोला कोई बवाल नहीं, सारे ज्यूज को एलिमिनेट करो, और भैया लाइन से ज्यूज को मारना शुरू किया गया। 1933 से लेकर 1938 तक नाजीज ने टेरराइज किया, पॉपुलराइज किया और सेग्रीगेट किया ज्यूज को। पॉपुलराइज का मतलब कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इनको बिल्कुल ही गरीब कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा, डराया, सेग्रीगेट किया और उनसे बोला कि कंट्री छोड़ के भागो। तो 1933 से लेकर 1938 तक सीधे सीधे मारने के इंस्टेंसेस थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अगला फेज आएगा हिटलर का 1939 से लेकर 1945 तक, उसमें तो हिटलर बोलेगा खत्म करो, मार डालो। पोलैंड पे कब्जा किया हिटलर ने। पोलैंड में बहुत से गैस चैम्बर्स थे, इन गैस चैम्बर्स पे ज्यूज को लेके जाया जाता था, गैस चैम्बर के अंदर बंद किया जाता था, गैस चलाई जाती थी, सबको ब्रूटली मार दिया जाता था। ये तरीका था। तो 1933 से लेकर 38 तक टॉर्चर किया, इनको परेशान किया, बिल्कुल ही इनको गरीब बना दिया, और 1939 से 45 तक में तो सीधे ही मारना शुरू किया। 33 से लेकर 38 तक क्यों डरा रहे थे? ताकि जर्मनी छोड़ के भाग जाए। बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोग नहीं भागे। अब बात करते हैं रेशियल यूटोपिया की। तो वॉर का फायदा उठा के एक्चुअली में नाजीज ने क्या किया? नाजीज ने अपना जो मर्डरस और रेशियल आइडियल था ना, उसको प्रमोट किया। नाजीज ने वॉर के थ्रू जेनोसाइड को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। जब पोलैंड को ऑक्युपाई किया गया तो पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ज्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो पूरा पूरा जर्मनी में आ गया, और इस हिस्से में ज्यादातर जो पोल्स रहते थे, पोलैंड में रहने वाले लोगों को पोल्स भी बोला था, उन पोल्स से बोला गया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे घरों को छोड़ के बाहर निकले। तो भाई बेसिकली पोलैंड को दो हिस्से में बांटा गया। ज्यादातर जो पोलैंड था उसको मेनलैंड जर्मनी से बना दिया गया, और बाकी का जो पोलैंड का हिस्सा बचा था, वहां पे जिस हिस्से को जर्मनी से मिलाया गया वहां से लोगों को निकाला गया, घसीट के बाहर फेंका गया, और वो पोल्स को हर्ड करके कैटल की तरह लेके गया गया दूसरे पार्ट में, जिसको बोला गया जनरल गवर्नमेंट। तो ये पोलैंड है। पोलैंड की तरफ का जो हिस्सा था जर्मनी वाला, उसको जर्मनी में मिला दिया गया, और बाकी हिस्से को जनरल गवर्नमेंट बोला गया, जहां पे सारे पोल्स को भर के पहुंचा दिया गया। अब पॉलिश सोसाइटी में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी थे, इंटेलिजेंसिया थे। इंटेलिजेंसिया मतलब वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मान लीजिए। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उनको बहुत बड़े नंबर्स में मारा गया। कहीं ना कहीं ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे ये इंटेलेक्चुअली साउंड थे, ये नाजिज्म फिलॉसफी को समझते थे। ये पोलैंड के लोगों को समझा रहे थे कि नाजिज्म के चक्कर में मत आओ। कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों से जर्मनी को खतरा था, नाजिज्म को खतरा था, तो इन लोगों को उड़ा दिया गया। और केवल वो लोग जो कि इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली नाजिज्म की फिलॉसफी को थोड़ा बहुत मान सकते थे, उनको जीना की परमिशन दी गई। फिर भाई पॉलिश चिल्ड्रन, ठीक है ना, पोल्स जो थे, पोलैंड के जो लोग थे, उनके जो बच्चे थे जो थोड़े थोड़े आर्यंस जैसे लगते थे, उनको पहले उनकी माओ से छीन लिया गया। उनको रेस एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन किया और ये बताया कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर रेस का है या नहीं है। अगर वो लग रहा था कि आर्यन रेस का है तो उनको जर्मनी फैमिलीज में मतलब उनको पालने की बात हुई कि भाई जो पॉलिश बच्चे थोड़े बहुत आर्यन रेस के लग रहे थे उनको जर्मन फैमिलीज में पाला जाएगा, और जो आर्यन जैसे नहीं लग रहे थे उनको ऑर्फनेजेस भेज दिया गया। और इन ऑर्फनेजेस के हालात बहुत खराब थे, ज्यादातर बच्चे इन ऑर्फनेजेस में सर्वाइव नहीं कर पाए। और आपको बता दूं पोलैंड में बहुत सारे गैस चैम्बर्स थे, बहुत सारे घेटोस थे जहां पे लोगों को रखा जाता था। बहुत बल्क में पोलैंड में जो लोग थे वो कंसंट्रेशन कैंप्स, घेटोस में मरे हैं। बहुत सारे गैस चैम्बर्स पोलैंड में स्टैब्लिश किए गए थे जहां पे लाखों की तादाद में ज्यूस को मारा गया। ज्यूस को मारे जाने से पहले जिस व्हीकल में लोड करके लेके जाया जाता था, ये कुछ उसी तरह का एक व्हीकल, ये एक फ्रेट व्हीकल है जिसमें भर भर के पहले ज्यूस को लेके जाया जाता था और बाद में उनको गैस चैम्बर्स में मार दिया जाता था। अब जो ज्यूस को मारने का स्टेप था, स्टेप्स टू डेथ यहां पे समझाया गया है। पहली स्टेज यहां पे क्या है? स्टेज 1 है एक्सक्लूजन, 1933 टू 39। ज्यूस को जो मारने का प्रोसेस था वो एक स्टेज का प्रोसेस नहीं था, वो एक लंबा प्रोसेस था, वो बहुत अलग अलग स्टेजेस में चला है। पहली स्टेज है आपकी एक्सक्लूजन की स्टेज, 1933 से 1939 की स्टेज, जिसमें बोला गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप आया सितंबर 1935 में। हिटलर ऑब्वियसली लेके आया, हिटलर 1933 में पावर में आ चुका था। इस सिटीजनशिप वाले लॉज, न्यूरमबर्ग लॉज के थ्रू क्या बोला गया? ये बोला गया
Only persons of German or related blood would henceforth be German citizens enjoying the protection of German Empire. यानी कि केवल वो लोग जिनके अंदर जर्मन ब्लड है या फिर वो जर्मनी से रिलेटेड ब्लड से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को जर्मन सिटीजन माना जाएगा, वही जर्मन अंपायर की, जर्मन आर्मी की प्रोटेक्शन में रहेंगे। किसी भी ज्यू और किसी भी जर्मन के बीच के जो रिश्ते हैं उनको नकार दिया गया, मैरिजेस नहीं होंगी ज्यूज और जर्मन के बीच में। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखता है अगर कोई ज्यू किसी जर्मन के साथ तो ये एक क्राइम माना जाएगा। और ज्यूज को फॉरबिड कर दिया गया कि आप नेशनल फ्लैग नहीं रख सकते, आप जर्मनी का नेशनल फ्लैग अपने पास नहीं रख सकते। कुछ और लीगल मेजर्स लिए गए इन ज्यूज के अगेंस्ट। जूइश बिजनेस को बॉयकॉट कर दिया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जूइश कम्युनिटी थी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, काफी इन्फ्लुएंशियल थे। जो भी जूइश गवर्नमेंटल सर्विसेज में थे इनको वहां से एक्सपेल किया गया। इनकी प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती बेचा गया, कन्फिस्केट किया गया। बहुत सारे जूइश पीपल की प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया गया, लूटा गया, उनके हाउसेस को अटैक किया गया। इनके सिनोगॉग्स, वो जगह जहां पे जूस पूजा करते हैं, इनको जलाया गया और कहीं ना कहीं इनको मारा भी गया। 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास क्या था? देखिए एक्चुअली में हुआ ये था, ऐसा सुनने में आया उस समय पे कि हर्शल ग्रिंसपैन नाम का एक 17 साल का जर्मन बॉर्न पॉलिश जू था जिसने एक जर्मन डिप्लोमेट अर्नस्ट वॉम रैथ को मार दिया। और उसके बाद इन जर्मन्स ने बदला लिया। कैसे बदला लिया? 9 और 10 दिसंबर 1938 को ये जो जर्मन की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन्होंने एक पोग्राम चलाया ज्यूस के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में जो ज्यूस के घर थे उनको लूटा गया, उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया, उनके हाउसेस पे अटैक हुए, उनके जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको जला दिया गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया। तो इसको बोला जाता है नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। 1938 में ये इवेंट हुआ था 9 और 10 दिसंबर को। इसका कंटेक्स्ट भी मैंने बता दिया कि ये इवेंट क्यों हुआ था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। साइनोगॉग्स का यहाँ मतलब भी लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ द जूइश फेथ। यहाँ पे आपको एक पार्क बेंच नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर फॉर आर्यंस ओनली। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।